नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल टेक आईटीआई में। मैं हूं दीक्षा कुमारी। आज से मैं मैराथन सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूं। ठीक है, मैराथन सीरीज जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो भी पीवाईक्यू है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 70% जो सिलेबस है वो आपको कवर हो जाएगा। 70% मैं गारंटी देती हूँ, 70% जो आपका आंसर है वो आप इस मैराथन सीरीज से कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, जितने भी इलेक्ट्रिकल से है सारे ब्रांच के लिए मैं इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जितने भी ब्रांच है सारे का इसी में कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो खराबी का क्या कारण है। ठीक है, जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज है वो जितना नॉर्मल वोल्टेज दिए हैं उससे अगर अधिक हो गया तब क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है इनपुट वोल्टेज बहुत अधिक है, रिले पॉइंट जाम हो गए हैं, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट है, या बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो गया है। आप इंग्लिश में देखिए, है ना, विच इज़ द कॉज फॉर द फॉल्ट इफ़ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ यूपीएस इज़ हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल से ज़्यादा हो गया तब क्या होगा। इनपुट वोल्टेज इज हाई, रिले पॉइंट आर जैम्ड, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। तो इसका आंसर होगा डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। अब देखिए कि फीडबैक सर्किट इसमें क्या रोल करता है। तो ये जो फीडबैक सर्किट, देखिए ये हमारा यूपीएस है। ठीक है, इसमें जो फीडबैक सर्किट होता है ना, उसका रोल क्या होता है कि जो यूपीएस में हमारा फीडबैक सर्किट होता है वो आउटपुट वोल्टेज जो है ना, हमारा आउटपुट वोल्टेज को ये मॉनिटर करता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज को मतलब देखता है। अगर आउटपुट वोल्टेज इसका ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो ये सिग्नल जो हुआ ना, सिग्नल को इन्वर्टर तक भेजेगा, इन्वर्टर तक भेजता रहेगा ताकि उसमें वोल्टेज जो है वो सही हो जाए। ठीक है, ये सर्किट का रोल है। फीडबैक सर्किट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्या करता है कि अगर जो भी वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज अगर कम और ज़्यादा है तो सिग्नल जो भी ये वोल्टेज होगा उसके सिग्नल को वो इन्वर्टर तक भेजेगा ताकि वोल्टेज को सही रखे। लेकिन अगर डिफेक्टिव सर्किट हो गया, ठीक है, अगर हम लोगों का डिफेक्टिव हो जाता है, फीडबैक सर्किट हमारा क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तब क्या होगा, तो यह गलत सिग्नल दे देगा ना। मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो बोलेगा नहीं कम है, कम है तो बोलेगा ज़्यादा है, तो गलत या कोई भी सिग्नल को वो भेज देगा। तो इन्वर्टर को लगते रहेगा, जो इसमें इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर को लगते रहेगा कि वोल्टेज कम है तो इन्वर्टर ज़्यादा स्विचिंग करते रहेगा। तो ज़्यादा स्विचिंग कर दिया तो आउटपुट वोल्टेज असामान्य रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो जो भी यूपीएस का जो ओवीपी होता है, मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट भी होता है, वो भी कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, तब क्या होगा, इसका नतीजा हम लोग देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो नतीजा हो जाएगा कि आउटपुट वोल्टेज जो नॉर्मल वोल्टेज उससे ज़्यादा हो गया, और अगर लंबे समय तक इसी वोल्टेज पे चलता रहे तो यूपीएस जो होता है वो हमारा नुकसान होगा। इससे जुड़े जितने भी उपकरण हैं उसको नुकसान कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए, अगर यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा समय तक वो ज़्यादा हो गया तो ये किसके कारण होता है, तो ये जो होता है वो डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट, ठीक है, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट के कारण होता है। तो इसलिए इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनपुट वोल्टेज इज हाई नहीं, इससे मतलब हाई बहुत ज़्यादा समय तक हुआ तो ये डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट के कारण होता है। इसका ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा सी नंबर होगा, डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट। ठीक है, देखिए ये हमारा यूपीएस है। ओके, ये सब हमारा थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम बता दिया है यूपीएस का। अब जानते हैं कि यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब यह एक ऐसा उपकरण है जो अगर बिजली कट जाए, ठीक है, अगर आपके घर में बिजली कट गया, मतलब बिजली कट जाए, तब ये तुरंत बैकअप देता है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर वगैरह में लगा रहता है तो तुरंत ये बैकअप देता है। तो इसका मुख्य काम क्या है, तो लोड, जो भी लोड है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, जैसे कि लैपटॉप हो गया, कोई नेटवर्क डिवाइस है, उसको बिजली की जो अनियमितता होते हैं ना उससे बचाता है। जैसे नहीं, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं और कुछ आप सेव नहीं किए हो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है और लाइट चला गया तो अचानक से शट डाउन हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको बैकअप के लिए यूपीएस का यूज़ किया जाता है। तो यूपीएस जो होता है वो आपको कुछ देर तक सप्लाई देते रहता है ताकि तुरंत शट डाउन बैटरी ना हो जाए।
ठीक है। तो इसका अगर भाग के बारे में पूछ सकता है तो हम लोग जान सकते हैं कि इसमें क्या क्या भाग होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यह बैटरी बैंक है। तो ये जो बैटरी बैंक है ये पावर को स्टोर करती है, डीसी पावर को ये स्टोर करती है ताकि इन्वर्टर को हम लोगों को ऊर्जा मिले। ठीक है, देखिए 3 फेज एसी सप्लाई यहाँ पे आया, यहाँ पे रेक्टिफायर और चार्जर है। तो 3 फेज एसी इनपुट जो है एसी में है ना हमारा, तो ये रेक्टिफायर जो होगा वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे चार्जर है, ये चार्ज करके रख दिया, यहाँ बैटरी बैंक है। अब ये यहाँ पे इन्वर्टर को दिया, फिर इन्वर्टर से फिल्टर और इसके बाद क्रिटिकल लोड में जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या किया, इन्वर्टर हमारा जो भी डीसी यहाँ पे डीसी को चार्ज करके रखा था तो डीसी को एसी में बदला। ठीक है, ये याद रखना है कि रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर क्या करता है, तो डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिल्टर जो भी आपका एक्स्ट्रा कंपोनेंट, जैसे एसी आ रहा है तो कुछ कुछ अमाउंट में डीसी भी आ जा रहा है ना, तो उसको हटाने के लिए हम फीडबैक सर्किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बाद ये जो भी है प्योर हमारा एसी जो है अब क्रिटिकल लोड में जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत भी एसी होगा ये फिल्टर जो होगा वो फिल्टर कर देगा। ठीक है, इसको इसमें एक लगा रहता है हमारा फीडबैक सर्किट। तो फीडबैक सर्किट क्या करता है, जो भी आउटपुट वोल्टेज है उसको मॉनिटर करता है। ठीक है, याद रखना फीडबैक सर्किट का काम है आउटपुट वोल्टेज को मैनेज करना। वोल्टेज अगर ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो जो भी मतलब कंट्रोल सिग्नल है वो इन्वर्टर को देता है। ठीक है, तो ये हमारा, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा ये चैप्टर, ये वाला फर्स्ट टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। तो क्या करता है, अगर वो ख़राब हुआ, यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज अगर अधिक हुआ तो क्या ख़राब होगा, तो फीडबैक सर्किट जो होता है वो हमारा फॉल्ट आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई मेटल कंड्यूट वायरिंग इज यूज फॉर फायर अलार्म सर्किट। ठीक है, मतलब फायर अलार्म सर्किट के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का क्यों उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये जो भी तार होता है ना, जो भी तार होता है उसको, मतलब तारों को ये धातु की पाइप, मतलब धातु की पाइप मतलब क्या क्या होगा, धातु की पाइप में हमारे क्या गैल्वेनाइज्ड आयरन का बन सकता है, स्टील का हो सकता है, या एल्युमिनियम के अंदर रखा जाता है। मतलब ध्यान रखना है कि जो तार हम लोग भेज रहे हैं वो किसके अंदर रखेंगे, तो वो पाइप के अंदर रखेंगे। ये पाइप क्या चीज़ का बना है, तो जीआई का बना हो सकता है, स्टील का बना हो सकता है, या फिर एल्युमिनियम का रखा जाता है। क्यों, ताकि इसको सुरक्षा मिले। किससे किससे सुरक्षा मिले, तो आग से प्रोटेक्शन मिल सकता है, इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब अधिक समय तक चलता है, इंडस्ट्रियल में ज़्यादा यूज़ करते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारा वायरिंग देखे होंगे। एक हमारा कंसील्ड वायरिंग भी देखे हैं। कंसील्ड मतलब होता है आपका छिपी हुई वायरिंग, इसको कहते हैं। मतलब जो नहीं दीवार है, दीवार के अंदर है ना, तार को दीवार के अंदर या प्लास्टर जो भी करते हैं उसके नीचे डालकर करते हैं, उसको कंसील्ड वायरिंग करते हैं। ठीक है, एक सरफेस वायरिंग देखते होंगे। सरफेस वायरिंग जो होता है वो दीवार को पाइप दीवार के ऊपर जो ले जाते हैं उसको हम लोग सरफेस वायरिंग कहते हैं। ठीक है, तो वायरिंग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि फायर अलार्म सर्किट सिस्टम के लिए मेटल कंड्यूट वायरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑब्वियसली फायर अलार्म सिस्टम है तो यहाँ पे क्या, सर्किट को आग से बचाने के लिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो भी तार है उसको हम लोग धातु के पाइप के से ले जाते हैं। तो धातु का पाइप किससे बना होता है, जीआई से, स्टील से, या फिर एल्युमिनियम के अंदर रखता है। तो क्या क्या करता है ये, तो ये आग से सुरक्षा देता है। ठीक है, तो सर्किट को आग से बचाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे है ना, टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम फायर से बचा रही है ना। अब देखिए हमारा फायर अलार्म क्या होता है। तो ये इसके बारे में ना हम प्रीवियस वाले लेक्चर में ले चुके हैं। आप इलेक्ट्रिकल का लेक्चर देखेंगे ना, उसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले में इसके बारे में हम अच्छे से बताएं कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है ना कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आग हो गया, जो भी आग होता है, आग या फिर धुआं हो गया, धुआं का पता लगाएगा और फिर वो चेतावनी देगा और अलार्म जो होता है वो इसमें बजने लगता है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी जलना या फिर आग लगने की स्थिति में सतर्क करता है। तो देखिए ये जो आपका इसका मुख्य भाग को हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो सेंसर होता है ना, तो सेंसर क्या करता है, सेंसर हमारा आग और जो धुआं है ना उसका पता लगाता है। मतलब ये ना एक हमारा स्मोक डिटेक्टर होता है, इसको बोलेंगे स्मोक डिटेक्टर, जो धुआं को पकड़ता है। और जो एक हीट डिटेक्टर होता है, जो तापमान बढ़ा ना, जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो ये इसको सर्किट को सेंस कर दिया और फिर यहाँ पे अलार्म जो होता है वो बजने लगेगा। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि वाई मेटल कंड्यूट वायरिंग इज यूज्ड फॉर द फायर अलार्म प्रोटेक्शन, फायर अलार्म सर्किट। तो क्यों करते हैं, तो टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम फायर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ये देख लीजिए स्मोक डिटेक्टर का ये हमारा सर्किट डायग्राम है टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम फायर। ओके, द इन्वर्टर की एक इन्वर्टर की क्षमता कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है, इन्वर्टर की क्षमता, हाउ द कैपेसिटी ऑफ एन इन्वर्टर इज एक्सप्रेस्ड। तो देखिए ये इन्वर्टर है क्या, तो इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डीसी को मतलब डायरेक्ट करंट को किस में चेंज कर रहा है, तो एसी में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा कि डीसी को एसी में बदलता है। मतलब इसका उपयोग कब करते हैं, जब बिजली कटा, ठीक है, तो बिजली कटने पर यह बैकअप का पावर देता है। ठीक है, ये कैसा देगा, तो ये बैकअप के लिए यूज़ करते हैं ना, बैकअप के लिए हम लोग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी क्षमता क्या होती है ये देखिए, तो इन्वर्टर की क्षमता हम लोग का ये कैपेसिटी जो है, इन्वर्टर की क्षमता जो है ये हम लोग को ये बताती है ना कि कितनी बिजली मतलब कितनी लोड को वो सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, कितनी बिजली को वो सपोर्ट कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक इन्वर्टर कितनी लोड को वो सपोर्ट कर सकता है। तो ये हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो वॉट में एक्सप्रेस करते हैं या फिर वोल्ट एम्पियर में करते हैं। ठीक है, तो देखिए वॉट नहीं है यहाँ पे, वॉट घंटा है, यहाँ पे एम्पियर है, और यहाँ पे हमारा वोल्ट एम्पियर है। ठीक है, मतलब कि इसमें वोल्ट और एम्पियर में हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब इसका तरीका क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। मतलब पहला हम लोग क्या देखें कि ये वाट में करता है, ठीक है, वाट में करता है, वाट में इसको हम लोग डब्ल्यू के से करते हैं ना, मतलब कि ये पावर का इकाई है ना। मतलब ये बताता है ना कि रियल पावर को तीन टाइप से हम लोग पावर पढ़ते हैं ना, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। ठीक है, तो ये सब के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले एक्टिव पावर को, एक्टिव को हम लोग रियल पावर कहते हैं। तो ठीक है, जो मतलब सच्चा पावर जो होता है, ठीक है, तो ये जो सच्ची पावर होता है ना उसको वो बताता है। मतलब क्या कि ये जो इन्वर्टर है वो सटीक तरीके से मतलब कितनी बिजली जो है वो किसी उपकरण को दे रहा है। ठीक है, क्षमता मतलब क्या बताया, वॉट, वॉट मतलब यही बताया ना, वॉट मतलब कि एक जो उपकरण है उसको वो कितनी बिजली को वो दे सकता है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या बोलेंगे, अगर 500 वाट का इन्वर्टर है तो वो 500 वाट तक के उपकरण को चला सकता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ना 500 वाट का है हमारा इन्वर्टर, तो 500 वाट का कोई भी उपकरण लगाएंगे उसको चला सकता है। ठीक है, आप ये बोलोगे। और दूसरा, अगर वो वोल्ट एम्पियर आप बोलोगे, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर, तो ये क्या हुआ, ये कुल पावर को बताया ना, कुल पावर P इज इक्वल टू होता है ना V इंटू आई, वी मतलब वोल्ट एम्पियर, तो इसको बताया। मतलब इसमें याद रखना है कि पावर फैक्टर जो होता है वो शामिल नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग का जो एक्टिव पावर होता है वो क्या होता है, VA cos फाई होता है ना, लेकिन cos फाई होता है, लेकिन इसमें जो cos फाई होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो शामिल नहीं होता है। मतलब कि क्या, हम लोग जनरली कितना मेजर करते हैं, जनरली जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा लेते हैं 0.8 लैगिंग पे मानते हैं। तो सपोज़ कीजिए 1000 वोल्ट एम्पियर का है और ये कितना समय तक चल रहा है, 0.8 पावर फैक्टर तक चल रहा है, तो 800 वाट बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 800 वाट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पावर फैक्टर जो होता है उसको नहीं लेते हैं, मतलब डायरेक्टली इसको लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि बैटरी की क्षमता कैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग एम्पियर सॉरी इन्वर्टर की क्षमता को हम लोग वोल्ट एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये कुल पावर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, या फिर इसको वाट में। ठीक है, ये कुल पावर और ये हमारा सटीक पावर को बताता है। ठीक है, ये इन्वर्टर की क्षमता हुई, इन्वर्टर की। लेकिन यही अगर बोलेगा बैटरी की क्षमता क्या हो जाएगी, तो बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर में बताएगी। मतलब ये बैकअप समय तय करती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर आवर, लेकिन इन्वर्टर की क्षमता क्या हो जाएगी, वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। देखिए ये यहाँ पे है इसका वोल्ट एम्पियर। देखिए इसका ये सर्किट है। ठीक है, ठीक है, ये सब देख लीजिए इन्वर्टर कैसे लगा रहे हैं। इसका आंसर हो गया वोल्ट एम्पियर। ओके, अब नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम इज यूज फॉर फायर अलार्म सिस्टम। तो हम लोग देख चुके हैं फायर अलार्म सिस्टम। पिछली बार का क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि कौन सा सिस्टम यूज़ किए थे, तो मेटल कंड्यूट वायरिंग यूज़ किए थे ना, है ना, मेटल कंड्यूट वायरिंग है वो ही हम लोग यूज़ किए थे। ठीक है, मेटल कंड्यूट वायरिंग जो है वो यूज़ किए थे। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम इज यूज फॉर फायर अलार्म सिस्टम, तो मेटालिक कंड्यूट। ठीक है, यहाँ पे है फायर अलार्म सिस्टम के लिए किस प्रकार के वायरिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो धात्विक नली का। ठीक है, याद रखना हम लोग को किसका यूज़ किए थे, तो कंड्यूट वायरिंग का यूज़ किए थे, है ना। मतलब क्या कि तार को धातु के पाइप मतलब GI
स्टील या फिर एल्युमिनियम के अंदर रखा जाता है ताकि ये सुरक्षा दे हम लोग को फायर से। ठीक है, तो याद रखना फायर अलार्म सर्किट में वायरिंग प्रणाली को कहाँ करेंगे, तो धात्विक नली में करेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ धात्विक नली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम आपको देखिए ये फ्यूज़ बोर्ड्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये लाइटनिंग परिपथ होता है और ये पावर परिपथ में फ्यूज़ बोर्ड होता है। तो लाइटनिंग परिपथ मतलब जो आप घर पे यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये क्या स्विच रहित मेन फ्यूज़ बोर्ड, मतलब इसमें स्विच नहीं है। तो रहित मतलब स्विच नहीं है, विदाउट स्विच है। तब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, और इसको पूरा यहाँ पे कलर किया हुआ है। ठीक है, स्विच सहित, अगर सहित बोल दिया तो सहित में ध्यान रखना है, इसको आधा काला करेंगे और इसमें आधा सादा रहेगा। ठीक है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, विदाउट है तो विदाउट में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, और विद है सहित में तो इसमें आधा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और आधा नहीं किया गया। ठीक है, ये लाइटनिंग परिपथ की बात कर रहा है। अगर पावर परिपथ की बात करेगा तो पावर परिपथ में ध्यान रखना है कि ऊपर में सब में, देखिए ये ऊपर में सब में ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये वाइट वाला जो होता है वो सब में, पावर के क्या बात करेगा तो ऐसे ही। ठीक है, पावर परिपथ मतलब जिसमें आप मोटर जनरेटर ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्विच रहित है। तो पावर सर्किट में हम लोग क्या देखें कि इसके ऊपर जो होता है ना, ऊपर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बीच में इसमें सिर्फ देखना अगर स्विच मतलब इसमें देखना अगर लाइटनिंग परिपथ की बात करेगा तो इसके ऊपर जो है वो हम लोग कोई भी आउटलाइन नहीं देंगे। लेकिन पावर परिपथ की बात करेगा तो इसमें हम लोग बाहर में आउटलाइन देते हैं। ठीक है, इसमें स्विच रहित मेन फ्यूज बोर्ड है तो पूरे में काला हो जाएगा। इसमें स्विच रहित मेन फ्यूज बोर्ड है तो देखिए इसमें अंदर पूरे में काला है लेकिन बाहर में आउटलाइन दिया है। आउटलाइन का मतलब क्या हुआ कि पावर परिपथ है। ठीक है, स्विच सहित मेन फ्यूज बोर्ड है, दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट ना आप एकदम याद करके रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्विच सहित मेन फ्यूज बोर्ड है मतलब शहीद हो गया तो फिर इसमें स्विच के जैसा नहीं, ऊपर में काला यहाँ पे सादा। इसी तरह स्विच सहित मेन फ्यूज बोर्ड पावर सर्किट का है तो देखिए इसमें सादा काला यहाँ पे लेकिन ऊपर में आउटलाइन। फिर ये देखिए स्विच रहित डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो देखिए ऊपर में आपका आउटलाइन हुआ और यहाँ पे पूरा ऐसे से ऐसा ऐसा किया गया ना, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है और ये फिर बाहर स्विच रहित हुआ ना, ये स्विच रहित हुआ। और स्विच सहित का बात करेगा तो ये आधा में मतलब ये ऐसा है, ये आधा में है और ये ऐसा है ना, ये स्विच सहित हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये एक्स पार्ट ये कौन सा पार्ट है, तो इसको हम लोग देखिए कौन सा पार्ट है। अभी कौन सा देखें आप, ये पार्ट देखें ना, ये वाला पार्ट स्विच रहित डिस्ट्रीब्यूशन फूड स्विच बोर्ड है, फ्यूज बोर्ड है। ठीक है, पावर परिपथ का। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा है तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना। ये किस कैसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हुआ, मतलब कि ये वितरक बोर्ड हुआ। ओके, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को और क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि यह वह इलेक्ट्रिकल पैनल है जो मुख्य पावर जो है ना, यहाँ से मुख्य पावर से आने वाले बिजली को अलग अलग सर्किट में, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इधर इधर, अलग अलग सर्किट में ये बांटता है। ठीक है, इसी को हम लोग फ्यूज़ बोर्ड भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की बात कर रहे हैं, फ्यूज़ बोर्ड भी कहते हैं, पावर पैनल या ब्रेकर पैनल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका ये वाला देखिए ये कैसा था, ये वाला पार्ट आप देखिएगा कैसा है। ठीक है, देखिए ये पार्ट है ना, ये स्विच सहित मेन फ्यूज बोर्ड है ना, ये है बीच में। अगर ये ऊपर में काला है ये सादा है मतलब स्विच सहित हो गया। ठीक है, ऊपर में आउटलाइन है मतलब ये पावर को इंडिकेट कर रहा है। अगर सिर्फ ऐसा रहता तो ये लाइटनिंग को दिखाता ना, ये लाइटनिंग सर्किट का दिखाता, ये वाला ये लाइटनिंग परिपथ को दिखाता है। ठीक है, ये रहता, लेकिन यहाँ पे ये पावर सर्किट को बता रहा, स्विच सहित बता रहा ना, ये स्विच रहित है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये पावर सर्किट। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है और फिर ये एनर्जी मीटर को दिखाता ना, KWH ऐसा रहता है हमारा, तो ये एनर्जी मीटर को भी हमारा दिखाता है। ये ध्यान रखना है। तो आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोग पढ़े होंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इसको देख लीजिएगा ना, इसको साधारण वायरिंग क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। साधारण वायरिंग क्या होता है, ये डायरेक्टली ऐसे रखते हैं। सतह पर वायरिंग है ना, सतह मतलब ये देखिए, ये ईटा को दिखा रहा है ना, ईटा को नीचे नीचे जो ऐसा वाला है, ऐसा वाला है, ये ईटा को दिखा रहा है, इसके ऊपर है, सतह पे वायरिंग है। ठीक है, सतह के नीचे है, मतलब कि ये ईट है, ब्रिक्स जो होता है, ब्रिक्स है उसके नीचे है, तो सतह के नीचे वायरिंग ये दिखाया है। ठीक है, फिर कंड्यूट वायरिंग में आपका सतह पर, कंड्यूट याद रखना, कंड्यूट बोलेगा तो इसमें गोल हो जाएगा। ठीक है, सतह पर, तो यहाँ पे ये ब्रिक्स है, ये ईटा है, और ईटा के ऊपर ऐसा डालना, और यहाँ पे कंड्यूट हो गया। ठीक है, ये कंड्यूट वायरिंग हुआ। सतह के नीचे मतलब ये हमारा ईटा है, ईटा के नीचे वायरिंग है, और ये कंड्यूट है, ये गोल है, मतलब ये कंड्यूट को दिखा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाली वायरिंग नॉर्मल ऐसा। ठीक है, इसमें नीचे की ओर जाने वाली लाइन, ऊपर की ओर जाने मतलब यहाँ से गोल से ऊपर जा रहा है, नीचे मतलब गोल से नीचे आ रहा है। ठीक है, कमरे से ऊर्ध्व रूप से जाने वाली वायरिंग, मतलब एक ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मतलब जो भी है एक ही टाइप से हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप से सर्किट जितने भी होंगे वो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, इसका वितरण बोर्ड हो गया ये। ओके, अब नेक्स्ट है लैन के इंटर प्रोसेस दूरी क्या होती है। तो लैन मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कम दूरी की, ठीक है, कम दूरी के अंदर कोई भी कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, प्रिंटर, स्विच, सब जो होता है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यह नेटवर्क घर पे यूज़ कर सकते हैं आप, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज में, लैब में, ये सब में यूज़ कर सकते हैं। अब लैन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भी डेटा होता है और जो फाइल होता है उसको ट्रांसफ़र करना। ये ध्यान रखिएगा कि एक ही इंटरनेट है, एक ही इंटरनेट से बहुत सारे लोग जो होता है वो आप कनेक्शन क्या होता है, मतलब बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं एक ही इंटरनेट से। ठीक है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब डिवाइस से साझा के मतलब साझा करते हैं हम लोग। ठीक है, ये सबसे तेज मतलब तेज भी होता है, सुरक्षित होता है, वैन के कंपैरिजन में कम होता है लेकिन अच्छा होता है ये। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है एक वायर्ड लैन, और दूसरा होता है वायरलेस लैन। वायर्ड मतलब क्या, ये तार से जुड़ा होता है, मतलब लैन केबल जो होता है ना, केबल से जुड़ा होता है। ठीक है, ऑफिस लैब ये सब में यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा वायरलेस होता है, मतलब ये ना बिना तार का, मतलब कि ये किससे चलेगा, तो ये वाईफाई से चलेगा, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब में इसमें उपयोग करता है। ठीक है, इसमें जो होता है ना, इसका थोड़ा स्पीड जो होता है ना वायरलेस में कम होता है, लेकिन वायर्ड वाले में ना थोड़ा स्पीड जो होता है वो ध्यान रख ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कि इसका जो रेंज होता है वो 100 मीटर। ठीक है, मतलब अब 0 से 1000 मीटर के बीच में जितना भी होगा ना वहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जनरली 100 मीटर तक हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कैसा है, तो 0 से 100, 10 से 100 मीटर तक, 10 से 1000, नहीं, ये 0 से बात करेंगे। ठीक है, 0 से 1 किलोमीटर तक, 0 से 1 किलोमीटर तक। ठीक है, लेकिन जनरली अगर पूछेगा तो 100 मीटर में ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं, बट 0 से 101 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर तक में इसका हम लोग यूज़ करते हैं लैन का। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ये 100 मीटर तक में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यूटीपी क्या होता है, अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेयर होता है, और एक हम लोग एसटीपी पढ़ते हैं, लैन में ही एक एसटीपी पढ़ते हैं, मतलब सिल्टेड ट्विस्टेड पेयर। आज मैंने एक लेक्चर डाला है उसमें मैं बताई हूँ इलेक्ट्रिकल का ही देखिएगा, केबल कंपोनेंट ऑफ केबल में यूटीपी और एसटीपी के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर नहीं आता है कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, सबके बारे में अच्छे से समझाया, अगर नहीं आपको आता है तो आप मेरे उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपका डाला गया है। ठीक है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होगा, किलोमीटर से लेकर हज़ारों किलोमीटर तक हम लोग यूज़ करते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, लेंस के मतलब फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से बताया, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो लैंड की इंटर प्रोसेस की दूरी क्या है, 0 से 1 किलोमीटर तक। ठीक है, अब देखिए क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टेस्टिंग कैट 5 एंड कैट 6 केबल, मतलब कैट 5 और कैट 6 केबल के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम क्या। तो याद रखिएगा, ये जो केबल की परीक्षण है
इसको जनरली हम लोग लैन टेस्टर से कहते हैं। मतलब ये बताता है ना, लैन टेस्टर बताता है ना कि लेन जो है, लेन केबल से जो है वो सही तरीके से अच्छा से कनेक्शन है या नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन में कोई फॉल्ट तो नहीं है, ये सबको ये बताता है। ठीक है, ये लैन टेस्टर का बात करेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी ईथरनेट केबल होता है ना, ईथरनेट केबल, ठीक है, ईथरनेट केबल हो गया, मतलब जो जिसको हम लोग लेन केबल भी कहते हैं, उसकी ये जांच करता है। मतलब केबल ये अच्छा है, केबल का केबल अगर अच्छा है कि नहीं है, वायरिंग ठीक से कनेक्टेड है, ये नहीं, ये कौन बताता है? लेन टेस्टर जो है वो बताएगा। मतलब ये डायरेक्टली बता देगा कि कहीं केबल कट किया है तो इससे बता देगा, शॉर्ट सर्किट है तो बता देगा, गलत वायरिंग है तो ये बता देगा। देखिए ये होता है हमारा, है ना, देखिए ये फिगर ऐसा ही टाइप से फिगर है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको लेन टेस्टर कहते हैं। ठीक है, लेन टेस्टर है। ठीक है, अब देखिए मल्टीमीटर क्या होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल मापक यंत्र है। मतलब कि ये मेजरिंग डिवाइस है। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग वोल्टेज को, करंट को, रेजिस्टेंस को मापते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इसको हम लोग AVO मीटर भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर कभी कभी देगा, नहीं तो कभी कभी AVO मीटर देगा। ए से एम्पियर, वोल्टेज, और ओम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, याद रखना है वोल्टेज, वोल्टेज जो होता है जो भी घर में हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर AC वोल्टेज की बात करेगी तो घर की सप्लाई के लिए, और DC वोल्टेज बात करेगा तो बैटरी में जो भी आता है। करंट, अगर यहाँ पे AVO है ना, अगर करंट की बात करें तो करंट का यूनिट क्या हुआ? एम्पियर होता है। याद रखना है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, करंट के, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये एम्पियर है ना, तो इसीलिए इसको करंट मेजर करेंगे। ठीक है, करंट हम लोग मापेंगे। अगर इसमें AC करंट भी माप सकते हैं और DC करंट भी माप सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ ओम मीटर हुआ। ओम मीटर से क्या ही मेजर करेंगे? तो ओम मीटर से हम लोग रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध को मेजर करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को, मतलब तार का रेजिस्टेंस, कॉइल का जांच करना, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं मल्टीमीटर से? तो मल्टीमीटर से ना कंटिन्यूटी टेस्ट को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो किससे करेंगे? तो मल्टीमीटर से। कंटिन्यूटी टेस्ट मतलब कंटिन्यू, वायर जो है वो कंटिन्यू ठीक है कि नहीं है, मतलब कहीं बीच में तार टूटा तो नहीं है। अगर आप क्या करेंगे ना, दोनों केबल, जैसे दो तो लीड होता है ना इसका, जैसे ये सपोज कीजिए ये मल्टीमीटर है, इसका जो दो लीड होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, दोनों को आप अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे ना तो उसमें बीप की साउंड आती है। अगर बीप की साउंड आ रही है मतलब वो ठीक है, बीप की साउंड नहीं आ रही है तो मतलब बीच में कहीं पर जो आपका वायर है वो हमारा टूटा हुआ है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है फ्लक्स मीटर। ये क्या करता है? तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स है, उसको वो मापता है। ठीक है, फ्लक्स को फ्लक्स बोलेंगे, या फिर जो भी फ्लक्स में परिवर्तन है, जो भी फ्लक्स में परिवर्तन है उसको वो मापता है। मतलब बोल सकते हैं कि फ्लक्स मीटर ऐसा इलेक्ट्रिकल माप यंत्र है जो चुंबकीय फ्लक्स को या फ्लक्स में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग मापेंगे। ठीक है, ये फ्लक्स की इकाई क्या होती है, इसका यूनिट बोलेगा तो इसकी इकाई हम लोग का वेबर होता है। ठीक है, वेबर होता है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उससे जो, जैसे कोई भी मैग्नेट है उसमें ऐसे वायर अगर लपेट दी, कोई भी अगर आयरन कोर है उसमें अगर वायर लपेट दिए हैं तो वो भी एज अ मैग्नेट ही बिहेव करने लगता है। तो यही जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कितना फ्लक्स बन रहा है, ये फ्लक्स मीटर हमारा ये करेगा, मेजर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लक्स मीटर। फ्लक्स मीटर क्या किया? तो फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स को मेजर किया। और लक्स मीटर क्या करता है? तो देखिए ये लक्स मीटर, ये ना प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। ठीक है, पक्का प्रकाश की तीव्रता को, मतलब एक ऐसे करके एक इक्विपमेंट होता है, यहाँ पे आपका लक्स मीटर है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका आप ना अगर अंधेरे से अगर आप रोशनी में इसको ले आइएगा तो कितना है ना वो बताएगा। ठीक है, मतलब प्रकाश की तीव्रता में, तो यही प्रकाश की तीव्रता का इकाई क्या होता है? तो इसकी इकाई होती है लक्स। याद रखना ये। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि एक लक्स बराबर होता है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में 1 ल्यूमेन आपका रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 लक्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि किस सेंस पे, किस सिद्धांत पे ये काम करेगा? तो जैसे ही आपका लाइट पड़ा तो वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा और फिर लक्स जो होता है वो रीड करेगा। मतलब ये एक इसमें लाइट सेंसर लगा होता है कि जैसे ही सेंसर पे रोशनी पड़ी तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर लक्स में दे दिया। ये ध्यान रखना है। ठीक है,
ये भी ना लक्स मीटर भी हमारा दो टाइप से होता है, एक एनालॉग टाइप होता है, टाइप होता है, एक डिजिटल होता है। इसमें हमारा नीडल रहता है ना, नीडल मतलब सुई रहता है, जितना जितना रहेगा वो दिखा देगा। और इसमें अगर रहेगा डिजिटल वाला में तो इसमें डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, अगर जितना है जितना लक्स, 2 लक्स, 4 लक्स, 5 लक्स सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान मतलब लाइट को चेक करना होता है। अगर नॉर्मल जैसे आप जिस रूम में रह रहे हैं तो उसका कितना होता है, तो 100 से 300 लक्स होता है इसका, ये ध्यान रखना। ठीक है, लक्स मीटर हो गया। लेंथ, तो ये क्या चीज़ को बताया हमारा, कैट 5 और कैट 6 केबल को टेस्टिंग करने के लिए केबल का टेस्टिंग लैन टेस्टर से करेंगे। ठीक है, लैन टेस्टर से। ठीक है, हो गया, ये लैन टेस्टर होता है। ओके, ये हो गया ना, अब देख सकते हैं इसके बारे में बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपीएस की बैटरी के बैकअप समय और क्षमता के बीच में क्या संबंध है। तो ये ध्यान रखिए कि जो यूपीएस की बैटरी का बैकअप होता है ना और समय होता है ना के बीच में ये सीधा संबंध होता है। सीधा का संबंध होता है बैटरी की क्षमता के बारे में पहले बता रहे। ठीक है, बैटरी की क्षमता अगर आप पहले समझिए, मतलब बैटरी की क्षमता बोलेंगे तो एम्पियर आवर होता है। बैटरी की क्षमता, इन्वर्टर की नहीं बोल रही हूँ मैं, बैटरी की क्षमता हमारा एम्पियर आवर हुआ। मतलब कि बैटरी कितना देर तक करंट दे रहा है ना, करंट हुआ कितना, आवर मतलब हुआ, आवर मतलब हुआ समय, समय और एम्पियर मतलब हुआ कितना देर तक है ना, कितना करंट, तो कितने देर तक ये करंट दे रहा है, ये बैटरी की क्षमता बताई। ठीक है, मतलब एम्पियर आवर जितना ज़्यादा बैटरी जो होगा उतना ज़्यादा ऊर्जा को स्टोर करेगी। ठीक है, एम्पियर आवर जितना ज़्यादा मतलब जितने देर तक करंट उसमें बहेगा उतना ज़्यादा बैटरी जो होता है स्टोर करेगी। ठीक है, और अब बैकअप समय का बात कीजिए, तो बैकअप समय मतलब क्या कि यूपीएस जितनी देर यूपीएस लोड को बिजली देता है, यूपीएस जो है वो लोड को बिजली दे रहा है, वही इसका बैकअप हुआ। नहीं बोलते हैं इसका बैकअप बहुत ज़्यादा है, बैकअप बहुत कम है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये घंटा में या फिर इसको मिनट में, मतलब बोलेंगे 2 घंटा का बैकअप है, 10 मिनट का बैकअप है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो मतलब क्या समझे कि बैटरी की अगर क्षमता बढ़ाने से, बैटरी की क्षमता बढ़ाई मतलब इसका एम्पियर आवर बढ़ाए तो इसका बैकअप समय भी बढ़ा ना, बैकअप समय बढ़ा ना, मतलब कि बड़ा बैटरी मतलब एम्पियर आवर ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा बैकअप उसका। ठीक है, छोटी बैटरी छोटी तो एम्पियर आवर भी कम तो उसका कम बैकअप, तो दोनों सीधा रिलेशन हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे क्या, बैटरी की क्षमता बढ़ने से समय बढ़ता है। ठीक है, बैटरी की क्षमता वापस बढ़ जाती है और समय कम हो जाता है, ये गलत है। समय बढ़ने के साथ बैटरी की क्षमता घट जाती है, नहीं, जैसे जैसे बैटरी का समय बढ़ेगा उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी ना, नहीं, गलत। बैटरी की क्षमता का बैकअप टाइम के साथ कोई संबंध नहीं, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए बैटरी की क्षमता बढ़ने से समय बढ़ता है ना, बैटरी की क्षमता बढ़ने से समय बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मतलब इसका नॉर्मल अगर सूत्र की बात करेगा ना तो सूत्र हमें क्या बोल सकता है कि बैकअप टाइम। ठीक है, बैकअप टाइम घंटे में अगर लेंगे बराबर, इसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बैटरी का वोल्टेज गुना बैटरी का एम्पियर आवर गुना इसका एफिशिएंसी होता है डिवाइडेड बाय लोड होता है। ये ध्यान रखिएगा, लोड किस में, वाट में, लोड है ना वाट में। ठीक है, लोड वाट में। बैटरी बैटरी का कितना वोल्टेज है गुना इतना, गुना बैटरी का कितना एम्पियर आवर है वो, कितना एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, एफिशिएंसी बराबर बट्टा लोड को वॉट में लगता है। ठीक है, तो इसका जो एफिशिएंसी है ना आमतौर पर 0.7 से हम लोग 0.8 तक लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर हम लोग को बैकअप निकालना होगा ना तो देखिए कैसे निकालेंगे। सपोज़ कीजिए ये बैटरी है, बैटरी कितना, 12 वोल्ट का बैटरी है, 1000 एम्पियर आवर इसका है। ठीक है, लोड कितना आप यूज़ किए हैं, 300 वॉट का आप यूज़ किए हैं। ठीक है, इसका एफिशिएंसी है 0.8, तो आप इसका फॉर्मूला में, आप इस फॉर्मूला में बैठाइए बैटरी का वोल्टेज, यहाँ बैटरी का वोल्टेज 12 गुना एम्पियर आवर 100, ये सब दिया हुआ रेटिंग दिया हुआ रहेगा आपके ये यूपीएस में। ठीक है, इनटू इसका एफिशिएंसी ना, एफिशिएंसी 0.8 डिवाइडेड बाय लोड कितना है, तो 300 वॉट है, तो 300 ये कट गया, 3 चौक 12, 8 का 16 32, मतलब 32 ना। ठीक है, 32 हो गया, मतलब कि 3.2 आवर तक ये चलेगी। मतलब कि क्या बोले कि यूपीएस जो है लगभग कितना, तो 3 घंटे
12 मिनट ना, उतना तक चलेगी, है ना। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे 0 बैठेगा ना एक, है ना। तो इसीलिए 3.2 आवर्स तक ये बैटरी चलेगी, ठीक है। ये याद रखना हमारा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा, बैटरी का बैकअप निकालिए। बैटरी की क्षमता बढ़ने से समय बढ़ता है, ठीक है। ये सब आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फायर अलार्म सर्किट में गर्मी का महसूस करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें ना आप याद रखिएगा ना कि ये जो इसका आंसर होगा हमारा थर्मिस्टर। याद रखिएगा कैसे, तो ये जो थर्मिस्टर होता है ना, ये नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है। मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा उसका सर्किट का कम होगा, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा बढ़ेगा। मतलब कि क्या, कि सामान्य कंडीशन में अगर ये सामान्य कंडीशन में क्या हो गया, सामान्य कंडीशन में मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस हमारे यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे, तो क्या होगा, तो करंट जो होगा वो कम बहेगा ना, ठीक है। तो करंट कम हुआ तो अलार्म क्या हो गया हमारा, ऑफ होता है। ध्यान रखना है कि नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कम है रूम का, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट कम है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध का अपोजिट होता है ना करंट, तो करंट कम हुआ तो यहाँ पे अलार्म जो हो गया वो ऑफ हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा आग लगा, ठीक है, आग लगा मतलब कि क्या हुआ, हीट ज़्यादा हुआ मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा तो थर्मिस्टर जो होगा वो गर्म हो गया, ठीक है। थर्मिस्टर गर्म हो गया तो उसका रेजिस्टेंस अचानक से कम हो गया, तो अचानक से रेजिस्टेंस कम हो गया तो इसमें क्या हुआ, करंट हमारा बढ़ गया ना। तो करंट बढ़ा तब क्या होगा, तीसरा नंबर का देखेंगे तो अब जो होगा वो सिग्नल जो होगा वो एक्टिव हो गया। तो जैसे ही सिग्नल एक्टिव हुआ तो ये रिले जो इसमें लगा होता है ना उसको वो एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो फिर अलार्म बज जाता है। जैसे ही रिले बजा ऑन हुआ तो ये अलार्म जो होता है वो बज गया, तो लोगों को आग से चेतावनी मिल जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया ना कि गर्मी अगर महसूस हुआ तो कैसे ये थर्मिस्टर काम करता है। तो याद रखना है ये नेगेटिव टेम्परेचर को डिवाइस है। दैट मीन्स, फिर से समझ लीजिए, दैट मीन्स कि नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर हमारा कम है, घर का टेम्परेचर कम है तो इसका जो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध ज़्यादा है तो करंट कम होगा, करंट कम है मतलब अलार्म जो है वो ऑफ कंडीशन में। लेकिन जैसे ही आग बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ गया, आग बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा आपस का मतलब अगल बगल का, तो थर्मिस्टर जो है वो थर्मिस्टर गर्म हो गया तो रेजिस्टेंस जो होता अचानक से कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट जो हो गया वो करंट बढ़ गया तो सिग्नल हमारा एक्टिव हो गया। सिग्नल एक्टिव होना मतलब क्या, कि करंट जो बढ़ा है वो ट्रांजिस्टर जो इसमें यूज़ करते हैं ना उसको वो बढ़ा मतलब ऑन कर दिया, ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया, रिले को एक्टिव कर दिया, रिले जो है वो सायरन जो है वो बजा दिया, ठीक है। सायरन को बजा दिया तो उसको चेतावनी मिल गया। तो ये ध्यान रखना है हमारा, ठीक है। इसका आंसर होगा थर्मिस्टर, ठीक है, थर्मिस्टर। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है, विच रेटेड वोल्टेज मेगर इज यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट इंडक्शन मोटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 फेज 415 प्रेरण मोटर मतलब इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य को मापने के लिए किस रेटेड वोल्टेज का मेगर का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि मेगर क्या होता है। तो मेगर क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग उपकरण है जिसका यूज़ हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है ना उसको मापने के लिए करता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि मेगर से क्या करता है, तो तार का जो भी तार या फिर जो भी मशीन है उसका इंसुलेशन जो किया गया है, इंसुलेशन वो ठीक है या नहीं वो बताता है। मतलब नहीं, जैसे तार है उसके ऊपर पीवीसी का कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इंसुलेशन ठीक है या नहीं इसको बताएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि क्या क्या ये चेक करता है। तो क्या क्या चेक करेगा, तो वायर का इंसुलेशन, फेज़ का, न्यूट्रल का, फेज़ अर्थ का, न्यूट्रल अर्थ का, ये सब करेगा। मोटर का जो वाइंडिंग है उसका, मतलब जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग से बॉडी के बीच में इंसुलेशन ठीक है कि नहीं। ट्रांसफार्मर का, केबल का, पैनल का, मतलब ये सब में लीकेज तो नहीं हो रहा है, करंट का लीकेज हो रहा है कि नहीं उसको वो देखता है,
ठीक है। तो ये क्या क्या मेजर किया, हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर किया। और ध्यान रखना है कि मेगर का अगर पूछेगा इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई होता है मेगा ओम। ठीक है, मेगा ओम में इसको हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा मेगा ओम है, मतलब मेगा ओम मतलब ज़्यादा मेगा ओम है उसका रेजिस्टर, तो उसका इंसुलेशन जो है वो अच्छा है। ठीक है, अच्छी इंसुलेशन है, मतलब उसमें करंट लीकेज नहीं हो रहा। अगर मेगा ओम कम हो रहा है उसका, मतलब उसका इंसुलेशन ख़राब है। ये ध्यान रखना हम लोग को। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप जानिएगा कि मेगर का उपयोग हमेशा 1000 वोल्ट तक का टेस्ट के लिए पता करते हैं। मतलब ये बताएगा कि इंसुलेशन वास्तविक कार्य स्थिति में सुरक्षित है या नहीं, इतना वोल्ट तक में ये बता देता है। ठीक है, 1000 वोल्ट। देखिए ये हमारा मेगर है, ये हैंड से भी आप घुमा घुमा के ये कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से डिजिटल वाला भी इस टाइप से भी हो सकता है 1000 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको ढेर सारा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में ढेर सारा आपको आंसर मैं